Hi student, welcome back to our digital classroom. In the last lecture we discussed about the heart and their activities. हमने हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया, कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कशन किया. So today I am going to start online lectures due to the COVID-19. So today we are going to discuss electrocardiograph. All right. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहते हैं या ECG शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं. व्हाट इज द ECG? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. यानी जब हमारे कार्डियक साइकिल चलती है, ठीक है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक कंडीशन में जो इम्पल्सेस निकलते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, उनको हम ECG से रिप्रेजेंट करते हैं. So each peak of the ECG is identified with a letter of P, T and corresponding to the specific electrical activity of the heart, right? यहाँ पर जो P wave है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरिया, जबकि एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया लीड करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया. इसमें दोनों ही एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ डीपोलराइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया. ओके, नेक्स्ट. The QRS complex represent the depolarization of the ventricles, जो कि इनिशिएट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, एंड द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q and marks the beginning of the systole. Okay, so this is the process by which the contraction or depolarization of ventricles takes place. And the T waves represent the return of the ventricles from excited to the normal state. इसको हम repolarization भी कहते हैं. So the end of the T wave marks the end of systole. Clear? So obviously by counting the number of QRS complexes that occurs in a given time period, one can determine the rate of heartbeat. ठीक है, हम QRS complexes को रीड करके किसी भी इंडिविजुअल की हार्ट बीट को आसानी से समझ सकते हैं. Since the ECGs contains from different individuals have the roughly the same shape for a given lead configuration. आमतौर पर जो ECG का ग्राफ आता है वो लगभग सभी के लिए एक जैसा होता है. अगर इसमें कोई डेविएशन आता है, कोई डिफरेंसेस आता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है हमारे हार्ट की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को या फिर डिजीज़ को. सो देयर इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस by which we can understand the disease or abnormality of the heart. So in this way, ECG is very important to understand the activity of the heart. So let us make a diagrammatic representation of the standard ECG. Now look at the P wave. This wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria. Now this is a Q, R and S. This is a QRS complex and this one last one is T.
So the T represent the marks of the end of systole. इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो एंड करता है इन द फॉर्म ऑफ T वेव, जो कि इंडिकेट करता है रीपोलराइजेशन, यानी नॉर्मल कंडीशन को फॉलो करता है. सो द PQRS indicate the depolarization and the T wave represent the repolarization. ओके, चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं. जो P है वो इंडिकेट करता है एक्साइटेशन, और इस एक्साइटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीपोलराइजेशन से. ओके, और डीपोलराइजेशन से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है दोनों ही आर्टरिया को. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज़ अ डीपोलराइजेशन प्रोसेस. ओके, डीपोलराइजेशन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आर्टरिया का. क्लियर? ओके, नाउ इन द केस ऑफ टी वेव्स ये इंडिकेट करता है नॉर्मल सिचुएशन. नॉर्मल सिचुएशन को ही रीपोलराइजेशन कहते हैं, राइट. डीपोलराइजेशन ये कॉन्ट्रैक्शन है जो कि एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, जिसमें कोई चेंज ना हो, नॉर्मल सिचुएशन. सो अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसका रिवर्स या फिर नॉर्मल जो कंडीशन कहलाएगी, या नॉर्मल स्टेट जिसे कहते हैं, उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं. ओके, so QRS it also indicate the depolarization of ventricle. यहाँ पर लिख सकते हैं depolarization. Depolarization of ventricles. Okay, so in this ECG you can see the depolarization and repolarization. So depolarization of atria, then depolarization of ventricle, then repolarization process, repolarization of ventricles. Okay, so this is the whole phenomena of ECG. अगर ये ग्राफ नॉर्मल तरीके से चलता रहे तो हम समझ सकते हैं कि देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इन द कार्डियक साइकिल. इफ़ एनी चेंज अकर, अगर पीक्स में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर डीपोलराइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसी को हम कहते हैं क्लिनिकल इश्यूज और डिजीज़. नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, ब्लड वेसल्स. As we know that कि in the case of mammals, the blood circulatory system are found in a closed system. That means जो ब्लड का फ्लो होता है वो आर्टरीज और वेन के थ्रू होता है. सो हमारे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो क्लोज सिस्टम में पाया जाता है. सो हेडिंग डाल दीजिए ब्लड वेसल्स. The blood flows strictly through the fixed route through the arteries and veins, and the arteries carry blood from the heart to different body parts, and the veins bring blood from different body parts to the heart. So in this way we do understand कि हमारा जो blood है वो कैसा होता है, closed system से run करता है. So in this way the human and other mammals have a closed circulatory system. Clear? So in this way the blood run in the arteries and veins. So look at the property of artery and veins.
अगर देखा जाए तो आर्टरी और वेन्स 3 लेयर से बने होते हैं या 3 कोट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज नोन एज ट्यूनिका इंटीमा, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि मेड अप ऑफ होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन की, ठीक है। और उसके बाद दूसरी लेयर पाई जाती है ट्यूनिका मीडिया, जो कि मिडिल कोट का फॉर्मेशन करती है और इसमें भी इलास्टिसिटी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है थर्ड लेयर, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा अ डायग्राम with a comparative study of artery and vein। ये मैं आर्टरी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, यू कैन फॉलो इट। यहाँ पर जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ये ट्यूनिका एक्सटर्ना बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। और दूसरा डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ वेन का। वेन्स और आर्टरीज में काफ़ी फ़र्क होता है। आर्टरीज के बाहर की जो लेयर है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो काफ़ी डेंस होती है। और ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो वेन्स में पाई जाती है। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। इसको मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो द मिडिल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय द रेड कलर इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया। which is made up of circular muscles and elastic tissues। इलास्टिसिटी की वजह से इसमें एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ वेन्स, वेन में अगर कंपेयर किया जाए तो ट्यूनिका मीडिया की जो लेयर होती है वो थिन होती है एज कंपेयर टू द आर्टरी, and the composition is the same: circular muscle fiber with elastic tissue। all right, okay, so you can see there is a big difference between arteries and veins in respect of tunica media। The tunica media of vein is less dense as compared to artery। Okay, now next layer is known as, पहले लिख लेते हैं आर्टरी एंड वेन। Now look at this, the outer layer tunica externa, which is common in both arteries and veins, which is made up of connective tissues। all right, connective tissue।
Next layer, which is known as tunica media. Tunica media is made up of circular as well as elastic tissue. ओके, सो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. सर्कुलर प्लस इलास्टिक. नेक्स्ट आता है इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो कि इनर मोस्ट लेयर कहलाती है. इसको हम ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा भी कहते हैं. ओके, ये जो ल्यूमन बनाती है. जो बीच में खाली हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन. ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कि बनी होती है एंडोथीलियम की. ऑलराइट, नाउ लेट अस डिस्कस सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. आर्टरीज और वेन्स में एक कॉमन लेयर पाई जाती है जिसको हम फर्स्ट लेयर को ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर है. दूसरी लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, जो कि मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करती है. और तीसरी है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो आउटर मोस्ट कोट या लेयर का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, सो लेट अस सी द प्रॉपर्टी. सो देयर इज अ 3 लेयर which is known as tunica externa, tunica media and tunica interna. अब इसके बारे में 1 by 1 स्टडी करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है इसको हम ट्यूनिका एडवेंसिशिया भी कहते हैं. ये आउटर मोस्ट लेयर बनाती है या आउटर मोस्ट कोट कहते हैं. ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. ऑलराइट, नेक्स्ट ट्यूनिका मीडिया, जो कि मिडिल कोट का फॉर्मेशन करती है और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. यहाँ पर स्मूथ मसल्स फाइबर पाए जाते हैं. और अगर कंपेयर किया जाए आर्टरी का वेन से, तो जो मिडिल लेयर है वो आर्टरी में ज़्यादा थिक पाई जाती है एज कंपेयर टू द वेन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट ट्यूनिका इंटीमा, जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है, वो बनी होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन which is made up of elastic tissues of yellow fibers and squamous endothelium. तो ल्यूमेन की जो लाइनिंग है वो बनी होती है किसकी? स्क्वामस एंडोथीलियम की. ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 different layers of arteries and veins. Okay, now what is the basic difference between arteries and veins? The veins have valve to prevent backflow of blood in the organs, because arteries and veins divide to form arterioles and venules respectively. Okay, और दूसरी खास बात यह है कि arterioles and venules further divide into a thin walls which is known as vessels or capillary, and the wall of capillaries is made up of endothelium only. Okay, now what is the role of endothelium layer?
the nutrient, hormones, gases, etc. can diffuse into the tissue cells through the wall of capillaries and vice versa. इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और गैसेस की सप्लाई वेन्यूल्स और आर्टीरियल सिस्टम से होता है. Another important mechanism is that कि वेन से ब्लड को बैक फ्लो करने से रोकने के लिए वॉल्व्स पाए जाते हैं, जबकि आर्टरीज में नहीं पाए जाते. ओके और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड है वो काफ़ी फोर्स से फ्लो करता है और इसलिए उसमें रिस्ट्रिक्शन के लिए कोई वाल्व नहीं पाया जाता और ब्लड का बैक फ्लो होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं. जबकि वेन्स में क्या होता है कि ब्लड की जो फ्लो है काफ़ी स्लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द आर्टरी और बैक फ्लो के चांसेस हो सकते हैं कि जिससे वो आर्गन में वापस लौट जाएं. तो इसको रोकने के लिए वॉल्व्स पाए जाते हैं और ये वॉल्व्स इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि वापस जाने से रोक देते हैं. इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ओके नाउ लुक एट दिस डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूँ वेन्स का, और इसमें वॉल्व्स होंगे जो आपको शो करेंगे कि किस तरह से बैक फ्लो को रोका जा सकता है. जो वॉल्व का स्ट्रक्चर है वो नमस्ते मुद्रा जैसा ही लगता है. Now let us see the flow of blood. ब्लड आसानी से फ्लो हो जाता है और वॉल्व से होते हुए आगे की तरफ सप्लाई हो जाता है. नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं. नाउ लुक दिस वॉल्व, ये ब्लड को फ्लो करने में हेल्प तो करता है, बट जब ब्लड वापस फ्लो बैक होता है तो ये पूरी तरह से टाइटली क्लोज हो जाता है. सो इसी को कहते हैं क्लोजर ऑफ वॉल्व और इस वजह से बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जाता है. In this way, the valve is closely tight और ब्लड बैक फ्लो नहीं हो पाता. नाउ लुक एट द फिनोमिना. जैसे हमारा हैंड है नमस्ते की मुद्रा में, तो फिर ये ब्लड फ्लो को अलाउ तो करता है लेकिन वापस आने से रिस्ट्रिक्ट कर देता है. ऑलराइट.
These are different part of veins. ये बाहर की लेयर को हम कहते हैं वॉल ऑफ द वेन्स। अंदर का ये खाली सा ल्यूमेन कहलाता है, एंड दिस वन इज अ valve. All right. So I hope you understand the phenomena of backflow. किस तरह से backflow को prevent किया जा सकता है with the help of valve. Now let us discuss about the differences between artery and veins. Point डाल दीजिए, artery और veins. Artery and veins. In the case of arteries, arteries carry blood from the heart to the different part of the body. आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हार्ट से ब्लड को कैरी करते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाते हैं. सो आप इस तरह से लिख सकते हैं, हार्ट टू ऑर्गन्स. ऑलराइट. वेन्स इसके अगेंस्ट, veins bring back blood from the different parts of the body to the heart. तो इस तरह से लिखते हैं, organ to the heart. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आर्टरीज है वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये डीप शीटेड होते हैं, यानी गहराई में पाए जाते हैं. तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दे आर यूजली डीप seated. Okay. So in the case of veins, they are superficial. ये outer surface पे आपको स्किन में देखने को मिल जाते हैं. So veins are very prominent. You can see in our hand also. ये हल्के bluish कलर के दिखाई पड़ते हैं. तो लिख लीजिए, they are superficially situated, यानी आउटर स्किन में या स्किन की लेयर पे दिखाई पड़ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर थिक एंड मस्कुलर. आर्टरीज की जो दीवारें पाई जाती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं और मैस्कुलर होती हैं, जबकि अगर देखा जाए तो वेन्स की जो दीवारें हैं वो थिन होती हैं और नॉन मैस्कुलर होती हैं. इसका रीज़न भी है क्योंकि जो ब्लड फ्लो करता है हमारे आर्टरीज़ के थ्रू वो हाई प्रेशर भी होता है. तो आर्टरीज़ को कोई डैमेज ना हो इसलिए जो मस्कुलर लेयर पाई जाती है वो ज़्यादा थिक पाई जाती है और नैरो ल्यूमेन हो जाता है. इसकी वजह से फोर्सफुली हमारे ऑर्गन तक सप्लाई हो जाती है. सो लिख लीजिए, द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड मैस्कुलर. ओके. नाउ लुक एट द वेन्स. वेन्स में ये थिन और नॉन मैस्कुलर होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम जनरेट होता है. नेक्स्ट, जब हमारा हार्ट सिस्टोल करता है, यानी जब नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स हाईली प्रेशर देते हैं तो जो ब्लड है वो तेजी से आर्टरीज की तरफ रन करता है और दैट इज़ वाई इट प्रोवाइड चक्स. तो इन द केस ऑफ आर्टरीज द ब्लड फ्लोज विथ जर्क, जबकि वेन्स में ऐसा नहीं होता, स्मूथली रन करते हैं और इसमें कोई भी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो पाता. ऑलराइट. सो द फ्लो ऑफ द ब्लड इज़ फास्ट एज द ब्लड इन आर्टरीज is under great pressure. In the case of veins, the flow of blood in veins is not so much fast because the blood in veins is
under low pressure. All right. Next point. Except the pulmonary artery, all the arteries carry oxygen या oxygenated blood. सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है. ऑलराइट. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम द pulmonary veins, all the veins carry deoxygenated blood. सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, बाकी सभी वेन्स